आधुनिक भारतीय कला 12th क्लास की ड्राइंग का चैप्टर है 7, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? यानी कि राष्ट्रवादी जो स्कूल थी पहली राष्ट्र में तो कौन थी? कला भवन थी। की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कला के बंगाल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1919 में जो बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल के द्वारा। किसके साथ? रविंद्रनाथ टैगोर और ईवीएल के द्वारा। ईवी हेवेल के द्वारा। कला के बंगाल स्कूल कला भवन की स्थापना किस विश्वविद्यालय ने के एक भाग के रूप में की गई थी? यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय था जिसका एक भाग के रूप में यानी कि एक इकाई के रूप में की गई थी? तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन के एक भाग के रूप में की गई थी। कौन से? कला भवन बंगाल की स्थापना। ठीक है। भारत में राष्ट्रवादी कला का उदय किसके विरुद्ध था? यह औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध था। किसके? औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध था। यानी कि जो प्राचीन जो चीजें चली आ रही थी ड्राइंग में ले रहे थे, जैसे मुगल शैली, यूरोपीय शैली, ईरानी शैली, उनसे हटकर एक नई शैली को अपनाना था। कौन सी? राष्ट्रवादी कला के में। गजेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी कला शैली को एक अनूठी शैली बनाने के लिए किस भाषा को काम में लिया? गजेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है। और इन्होंने अपनी चित्रकला में कौन सी ज्यामिति आकार की चित्रकला की है? यानी कि ज्यामिति प्रयोग किया है अपनी कला में। यानी कि ये त्रिभुज, वृत्त और घनाभ इन रेखाओं के द्वारा ना अपने चित्र में क्या दिखा देते हैं? इंसान के दृश्य को दिखा देते हैं, उनके कलाकृतियों को दिखा देते हैं, उनके मुखाकृतियों को दिखा देते हैं। गजेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी कला शैली को एक अनूठी शैली के रूप में विकसित किया। भाषा कौन सी थी? तो इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था अपनी शैली में? क्यों बिज्म की भाषा का प्रयोग किया है। रहस्यमय हॉल और कमरों की उनकी चित्रकृतियाँ किस प्रकार की रेखाओं से बनी हुई है? यानी कि रहस्यमय हॉल है ना, जो एक गुप्त हॉल है, और कमरों की जो चित्र आकृतियाँ हैं किस प्रकार की रेखाओं से हैं? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं से बनी हुई है। ठीक है। ज्यामिति शैली का प्रयोग कर क्यूबिस्ट चित्र शैली का आविष्कार किसने किया था? पोलो पिकासो ने। किसने? पोलो पिकासो ने। और किसके समान थी ये? गजेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला के समान। किसके समान? गजेंद्र नाथ टैगोर ने भी क्या है? ज्यामिति शैली का उपयोग किया था। किसमें? अपने चित्रों में। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने दृश्य चित्रों में प्रमुख रूप से किन किन रंगों का प्रयोग किया है? तो काला, पीला, गेरुआ, लाल, भूरे रंगों का प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में किया। गजेंद्र नाथ टैगोर के चित्र किसी एक चित्र का नाम लिखिए। एक क्यूबिस्ट सिटी। एक क्यूबिस्ट यानी कि क्यूब किसे कहते हैं? इस प्रकार का रहता है, एक डिब्बे का आकार का रहता है क्यूब, इस प्रकार का। इसे क्या कहते हैं? क्यूबिस्ट चित्र। यानी कि क्यूब के माध्यम से उन्होंने ना इंसानों की आकृति बनाई थी। किन्होंने? गजेंद्र नाथ टैगोर ने। इनका जो प्रमुख चित्र था एक क्यूबिस्ट सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों के लिए कहाँ से प्रेरणा ली थी? उन्होंने मुगल और पहाड़ी लघु चित्र और अजंता के भित्ति चित्रों से अपनी प्रेरणा लेकर अपने चित्रों को आगे बढ़ाया था। यानी कि अपने चित्रों में इन्होंने मुगल प्रभाव, पहाड़ी प्रभाव और अजंता के प्रभाव को, अजंता की चित्रशैली का प्रभाव दिखाया था। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नंदलाल बोस कला भवन से कब जुड़े थे? नंदलाल बोस कला भवन से 1921 से 1922 में जुड़े थे। नंदलाल बोस को प्रशिक्षण किसने दिया था? यानी कि उनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? यानी कि शिक्षा किससे ग्रहण करी थी उन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर से। और रविंद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल ने बंगाल में कला भवन की स्थापना करी थी, जो पहला कला भवन था भारत का। राष्ट्रीय कला भवन की स्थापना करी थी भारत में। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को किस कला से परिचित करवाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को, यानी कि रविंद्रनाथ क्या थे? गुरु थे नंदलाल बोस के। तो उन्होंने कौन सी कला सिखाई नंदलाल बोस को? तो राष्ट्रवादी कला। कौन सी कला? राष्ट्रवादी कला। यानी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए वो चित्र बनाते थे। कौन? नंदलाल बोस। यानी कि राष्ट्र के ऊपर बनाते थे। नंदलाल बोस के दो प्रमुख रचनात्मक छात्रों के नाम लिखे। अब नंदलाल बोस भी क्या है? एक गुरु बन गए, यानी कि शिक्षक बन गए। और उनके जो दो प्रमुख रचनात्मक छात्र थे कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बेज। विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बेज ने रेखांकन और चित्रांकन की किस प्रकार की शैली विकसित की? इन्होंने आसपास के पर्यावरण के रेखांकन
यानी कि आसपास की पर्यावरण की जो चीज़ें थी उन पर चित्रकारी करी। चित्रांकन की एक अनूठी शैली विकसित की किन्होंने? रामकिंकर बेज और विनोद बिहारी मुखर्जी ने। शांति निकेतन के बिहारी इलाके के किस जनजाति की एक बड़ी आबादी थी? संताल जनजाति की आबादी थी। कहाँ पर? शांति निकेतन के बाहरी इलाकों में। रामकिंकर बेज के किस एक मूर्ति चित्र का नाम लिखिए? संताल फैमिली। कौन सी फैमिली? संताल। किसका था? रामकिंकर बेज का। शांति भवन में हिंदी भवन की दीवारों पर मध्यकालीन संत नामक चित्र किसने बनाया था? मध्यकाल का जो संत था कौन था? विनोद बिहारी मुखर्जी। किसने बनाया था ये? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। और राम जी क्या अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर जाते हैं? जंगल में जाते हैं। तो संताल फैमिली किसने बनाई? रामकिंकर बेज ने। मजदूर वर्ग के श्रम के जश्न मनाने के लिए के रूप में शिक्षित यथार्थवाद का प्रयोग किस चित्रकार ने किया है? यानी कि मजदूर वर्ग। किसने बताया? डीपी राय चौधरी ने। किसने? डीपी राय चौधरी ने। देवप्रकाश राय चौधरी। देवप्रकाश राय चौधरी ने जिन्होंने क्या है? श्रम की जीत नामक चित्र बनाया। यानी कि उन्होंने क्या है? मजदूरों का चित्र बनाया। किन्होंने? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। और उनका प्रमुख चित्र है श्रम की जीत। जमीनी राय की कलाकृतियां गांव के कलाकारों से भिन्न रूप में थी। यानी कि गांव के कलाकारों से भिन्न रूप में थी। कौन की? जमीनी राय की। अलग ही प्रकार की चित्र बनाए थे क्योंकि वह उन पर दस्तावेज करते थे। क्योंकि वो क्या करते थे? उन पर दस्तावेज वगैरह लिखते थे। जमीनी राय की कला शैली किस प्रकार की थी? जमीनी राय की कला शैली अद्वितीय व्यक्तिगत कला शैली थी। यानी कि अलग ही प्रकार की कला शैली थी। 1930 के दशक में किस महिला कलाकार ने भारतीय कला को अत्यधिक योगदान दिया? अमृता शेरगिल। 1930 में जो अमृता शेरगिल भारत में आई तो उन्होंने भारत में बहुत सारे चित्र बनाए थे। कब? 1930 में। यानी कि 1930 के दशक में अमृता शेरगिल ज़्यादा फेमस हुई और उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। ये आधे हंगेरियन यानी कि आधी तो हंगरी की थी और आधी भारत की थी। अमृता शेरगिल की कला का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? पेरिस से लिया। अब हंगरी की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ से उन्होंने क्या करी? शिक्षा ग्रहण करी। पेरिस प्रशिक्षण के दौरान अमृता शेरगिल ने यूरोपीय आधुनिक कला की किस प्रवृत्ति का अनुभव किया? प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद शैली का प्रयोग उन्होंने किया। किन्होंने? अमृता शेरगिल ने। भारत को अपना आधार बनाने के बाद अमृता शेरगिल ने क्या कार्य किया? भारत को अपना आधार यानी कि अपना निवास स्थान बनाने के बाद अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों यानी कि भारतीय विषय जैसे कि रामायणों के गीत गोविंद हो गया, गाँव के चित्र हो गए, भारतीय जीवन के चित्र हो गए तथा गरीबी के चित्र हो गए तथा कल्पनाओं की कला का विकास किया। यानी कि उन्होंने इन सारे विषयों को, भारतीय विषयों को लिया और अपनी कल्पनाओं से क्या करी? कला करी यानी कि चित्रकारी करी। अमृता शेरगिल ने कला की किन किन परंपराओं को आत्मसात किया? यूरोपीय आधुनिकतावाद के साथ भारतीय भित्ति कला परंपराओं को यानी कि भित्ति कला भी करती थी। कौन? अमृता शेरगिल। भित्ति कला यानी कि दीवारों पर चित्रकारी भी करती थी। कलाकारों के कलकत्ता समूह का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया गया। कलकत्ता समूह की किस प्रकार की कला में विश्वास करता था? कलकत्ता समूह सार्वभौमिक तथा पुराने मूल्यों से मुक्त कला में क्या करता था? विश्वास करता था। कई युवा कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित क्यों हैं? अपने परिवेश की घोर गरीबी तथा लोगों की दुर्दशा देखकर कई कलाकार मार्क्सवाद की ओर प्रभावित हुए। भारत के किन्हीं दो कलाकारों के नाम लिखिए जो 1950 के दशक में मार्क्सवाद से प्रेरित हुए। चित्तो प्रसाद और सोमनाथ होरे। चित्तो प्रसाद की एक कृति का नाम लिखिए। यानी कि उन्होंने एक चित्र का जो चित्र बनाया था उनमें से एक चित्र का नाम लिखिए। बंगाल भूखा बंगाल नामक चित्र किसका था? चित्तो प्रसाद का था। यानी कि चित्तों को प्रसाद भूख लगने पर दिया। कहाँ पर? बंगाल में। चित्तो प्रसाद ने क्या है कौन सी कृति का निर्माण किया? भूखो बंगाल यानी कि भूखा बंगाल। चित्तो प्रसाद ने किस कारण गरीबी की दयनीय स्थिति को दर्शाया? यानी कि उन्होंने अपने चित्रों में क्या बताया?
दयनीय दर्शी को दिखाया यानी कि गरीबों की दीन दशा को दिखाया यानी कि गरीबी को दिखाया। चित्तो प्रसाद ने नक्काशी लिनोकट लियोटोग्राफी द्वारा इस चित्र को दर्शाया। बम्बई में कलाकारों का प्रौद्योगिकी समूह कब और किसके नेतृत्व में गठित हुआ? 1946 में फ्रांसीसी न्यूटन सूजा के नेतृत्व में बम्बई में कलकत्ता का प्रौद्योगिकी समूह नेतृत्व में गठित हुआ। किसके में? न्यूटन सूजा के नेतृत्व में। ठीक है, न्यूटन सूजा। फ्रांसीसी न्यूटन सूजा के आधुनिक कला के प्रयोगात्मक कार्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थे? महिलाओं पर। किस पर? महिला को। भारत की आधुनिक कला का अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता था? एम.एफ. हुसैन। कौन? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन था जो आधुनिक कला का अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कला भी बनाता था। कौन? भारतीय कला को फेमस करने के लिए। एम.एफ. हुसैन की किन्हीं दो चित्रों के नाम लिखिए। किसान का परिवार नामक चित्र किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन ने। और मदर टेरेसा नामक चित्र भी एम.एफ. हुसैन ने आधुनिक कला को दर्शाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? अलंकारिक भाषा का। अलंकारिक मतलब कौन सी भाषा थी उनकी? अलंकारिक। अलंकारों का प्रयोग अपनी भाषाओं में किया है। एम.एफ. हुसैन रजा ने आधुनिक कला को देखने के लिए किस विधि को अपनाया है? अमूर्तन की विधि का प्रयोग किया है। ऐसे दो कलाकारों के नाम लिखिए जो अमूर्तन और अलंकारिक के बीच चलते हैं। के हैबर और तेबियत मेहता। कौन? के हैबर और तेबियत मेहता थे जिन्होंने अमूर्तन यानी कि मूर्तियों का चित्र बनाया जो कैसे लग रही हैं? बिल्कुल सजीव लग रही है। और अलंकारिकता मतलब मूर्तियों में किया गया है सजावट इस तरीके से की है कि वो क्या है, जेवरात, हीरे जेवरात बिल्कुल रियल बताए गए उनके। इन्होंने बताया कि केबर और तेबियत मेहता ने। किस दशक में अमरता भारतीय कलाकारों की व्यापक रूप से पसंद की गई? 1960 से 1970 के दशक में, इनके बीच में 1960 से 1970 के बीच में अमर्त्य सेन गिल ने बहुत सारे चित्र बनाए जो भारतीय कलाकारों को व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा पसंद आए, यानी कि एकदम ऑफिशियल रूप से बहुत ज़्यादा पसंद आए। दक्षिणी भारत में कौन सा कलाकार अमूर्तन में अग्रणी था? के.सी.एस. पणिकर। कौन? के.सी.एस. पणिकर जो दक्षिणी भारत यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से में अमूर्तता से अग्रणी था, यानी कि बिल्कुल जाना जाता था अमूर्त कला बनाने में, यानी कि पेंटिंग व मूर्ति कला बनाने में। ठीक है। और जो ये अमृता शेर गिल थी ये क्या है, जल्दी ही इनकी क्या होंगी? तो मृत्यु हो गई थी। चोलामंडलम की स्थापना किस कलाकार ने की थी? दक्षिण भारत के कलाकार के.सी.एस. पणिकर ने चोलामंडलम की कला की। 1970 के दशक के अंत तक एक भारतीय कला जगत के किस प्रकार का तनाव तीव्र हो गया था? अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय कला और स्वदेशी कला के बीच में क्या है? तनाव उत्पन्न हो गया था। कि किसी ऐसे मूर्तिकार का नाम बताया जिसने अमूर्तन और अलंकारिकता के बीच से संतुलन स्थापित किया? अमरनाथ सहगल ने, यानी कि उन्होंने मूर्ति बनाई और उसमें अलंकारित किया, यानी कि हीरे जवाहरात वगैरह। मनाली मुखर्जी की कला का झुकाव किस ओर अधिक रहा? अमूर्तता की ओर। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? धागे से मूर्तियां बनाई थी। जिन्होंने अमृता शेरगिल ने। मनाली मुखर्जी के किस एक चित्र का उल्लेख कीजिए? वंसरी नामक चित्र किसने बनाया था? मनाली मुखर्जी ने। वंसरी में मनाली मुखर्जी ने किस अभिनय माध्यम को बनाया गया था? सन के रेसे माध्यम को बनाया। सन के रेसे कैसा रेसा प्रयोग किया था उन्होंने? सन के रेसा। हेम्प फाइबर। 1960 के दशक में अपनी कला में एक भारतीय पहचान को स्थापित करने हेतु कलाकारों ने किसे रुख दिया? उन्होंने अतीत और स्थानीय कलात्मक परंपराओं की ओर रुख किया, यानी कि
अतीत जो प्राचीन कला थी और जो स्थानीय कला थी उनको अपनाकर पेंटिंग करना स्टार्ट करा के उन्होंने 1960 के दशक में कलाकारों ने। केसीएस वणिकन के चित्र, किसी एक चित्र का नाम बताइए। तो कुत्ता, कुत्ता केसीएस वणिकन, केसी ए फणिकर, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता नाम का चित्र बनाया था कि उन्होंने केसीएस वणिकन ने। 1963 में किस कलाकार समूह का गठन किया गया था? समूह 1990 का। कब किया था? 1963 में। समूह यानी कि ग्रुप बनाया था। समूह 1990 ग्रुप कब बनाया था? 1963 में। समूह 1990 का यानी कि ग्रुप 1890 का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जय स्वामीनाथन की। आधुनिक भारतीय कला में विषय वस्तु को कहाँ से लिया गया है? ग्रामीण भारत से, यानी कि ग्रामीण लोगों की चित्रों को ज़्यादा बनाया गया है। कौन सी कला में? आधुनिक भारतीय कला में, जिसमें मूर्ति कला भी आती है और चित्रकला भी आती है। चित्र भी बनाए गए, मूर्तियाँ भी बनाई गई। 1970 के दशक के बाद कुछ कलाकार कला में अब उनके उपयोग की तरफ बढ़े। आकृतियों कहानी के उपयोग की ओर। अपने चित्रों में कहानी कहने की शुरुआत कहाँ की कलाकारों ने की? बड़ोदरा के कलाकारों ने अपने चित्रों में क्या गई? कहानी की चित्र बनाए और कहानी के माध्यम से समझाने की चित्र क्या कर रहे थे? कहानी को प्रस्तुत कर रहे थे। अपने चित्रों में कहानी कहने की विधि का उपयोग करने वाले बड़ोदरा के किन्हीं दो कलाकारों के नाम थे? केजी सुब्रमण्यम और गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख के किसी एक चित्र का नाम बताइए। जी एम शेख, यानी कि जी से आ जाएगा गुलाम और एम से आ जाएगा मोहम्मद। जी एम शेख यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख की एक प्रमुख कृति है नगर बेचने के लिए, यानी कि सिटी फॉर सेल नाम की चित्र किसने बनाया था? गुलाम मोहम्मद शेख ने। 1981 में किस लोकप्रिय प्रदर्शनी में जनता या सार्वजनिक कला का दृश्य देखा जा सकता है और क्यों कहा जाता है? लोगों की जगह कहा जाता है। 1981 के लिए जिस लोकप्रिय प्रदर्शनी में जनता या सार्वजनिक कला का दृश्य, यानी कि जनता का जो दृश्य बनाया गया या चित्र बनाए गए थे, उसे क्या कहा जाता था? लोगों के लिए जगह। क्या कहा जाता था? लोगों के लिए जगह। बड़ोदरा तथा कथा चित्रकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान बताइए। उनकी उदार रुचि तथा लोकप्रिय कला रूपों की स्वीकृति। तीन पौराणिक देवियों के चित्रकार का नाम बताइए। केजी सुब्रमण्यम। कौन थे? केजी सुब्रमण्यम। 1990 के दशक में कलाकारों को ध्यान किस नए माध्यम में ने खींचा? 1990 के दशक में नए माध्यम वीडियो ने कलाकारों का ध्यान खींचा, यानी कि वीडियो बनने लगा तो कलाकार क्या करने लगे? वीडियो बनाने लगे। नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित अधिकांश शुरुआती भारतीय कलाकार कहाँ से आए हैं? बड़े शहरों से। नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित अधिकांश शुरुआती भारतीय कलाकार कहाँ से आए? बड़े शहरों से। कहाँ से आए? नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किन्हीं दो कलाकारों के नाम बताइए। नलिनी मलानी मुंबई और विमान सुंदरम दिल्ली। नवीन प्रौद्योगिकी यानी कि नई तकनीकी अपनाने वाले दो कलाकार कौन से थे? नलिनी मलानी। कौन? नलिनी मलानी और विमान सुंदरम। फोटोग्राफी से कलाकारों ने कला की कौन सी नई तकनीकी विकसित की? फोटोलिजियम नामक एक नई कला तकनीकी अपनाई। फोटोलिजियम तकनीकी के उपयोग का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका उपयोग अतुल्य डोपिंग ने बापू में रेन ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क में किया।